अबूझमाड़ के थुलथुली के जंगल में हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। जिस जगह नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ उस जगह पर एनडीटीवी की टीम पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए अब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं जहां पर नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 और उनकी जो प्लाटून नंबर 16 के 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया था। ये वही गावेड़, नंदूर और थुलथुली के बीच का जंगल है। ये अबूझमाड़ का वो इलाका है जिस इलाके को नक्सली सुरक्षित मानते थे। मैं अपने कैमरामैन दोस्त रिकेश्वर से बोलूँगा कि एक बार इस जंगल को दिखाएं रिकेश्वर भाई कि कितना घना जंगल है, किस तरीके की तैयारी थी। इसी इलाके पर नक्सलियों के 6 नंबर प्लाटून के बड़े लीडर नीति, नंदू, सलाम बैठे हुए थे। देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी सामान इस पहाड़ के इलाके में नक्सली मौजूद थे और जवान उनको चारों ओर से घिरे हुए थे। ये जो इलाका है इसमें 3-4 जगह मुठभेड़ हुई। एक वो भी इलाका है, नीचे नक्सलियों का डंप यार्ड जवानों ने जलाया। जो मूल दैनिक उपयोग के सामान है जो जवान अपने साथ ले जा नहीं सकते थे उसे उन्होंने जला दिया। इस इलाके पर आप देख सकते हैं कि इसी पहाड़ पर वो मुठभेड़ हुई थी। लगातार 1 बजे से मुठभेड़ चल रही थी और 4-5 घंटे में कई जगह रुक रुक करके मुठभेड़ हुई। लगभग इस पूरे सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 400 से ज़्यादा जवान इस ग्राउंड पर उतारे गए थे। नक्सलियों के ठिकाने की जवानों ने पहले से पूरी सूचनाएं जमा की। उसके बाद एक सटीक हमला किया। मतलब सोचिए कि इस इलाके पर पहुंचने की तो चलने में भी तकलीफ़ हो रही है। हमारे कई साथी पहुंच भी नहीं पाए, मीडिया साथी। तो सोच सकते हैं कि जवान किस तरीके से इस इलाके पर पहुंचे थे। यहाँ पर नक्सली हमेशा सोचते हैं कि इस इलाके पर कोई दस्तक नहीं दे सकता, कोई पहुंच नहीं सकता। उनका सबसे महफूज ठिकाना है और इस सबसे महफूज ठिकाने में जवानों ने जिस तरीके से हमला किया, कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ था कि देखिए जवानों के हमले का एक UBGL यहाँ पर गिरा है जो कि मिस फायर हुआ है। जवानों ने हमला किया है नक्सलियों ने, ये हम बता नहीं सकते, मगर ये UBGL लॉन्चर में डाल करके छोड़ा जाता है। 400 से ज़्यादा जवान निकले थे जिसमें दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला जवान, STF, DRG के जवान थे। इसी जंगल में वो हमला हुआ। लगातार 3-4 जगह ये मुठभेड़ें चली। इस मुठभेड़ में 31 लोगों को मार गिराने में सफलता हासिल की गई। मैं बता दूं कि उस डंप यार्ड के पास हम पहुंच गए हैं। साहसिक कमांडर कामरेड शाकिल नूरेटी अमर रहे। 6वां कंपनी कमांडर शहादत 15 नवंबर 2021। यानी कि जो 6 नंबर की उनकी बटालियन है PLJ के, ये जो साहसिक कमांडर कामरेड शाकिल नूरेटी हैं, ये किसी मुठभेड़ में या किसी घटना में मारे गए होंगे। उनके लिए ये अपने साथी के लिए इस तस्वीर पर लिख कर रखें कि वो अमर रहें। पर्चा यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्चे को मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है मड़ोनार तोय मेटा नवीन कैंप बैठाने के लिए गद्दार DRG, गद्दार जनता के साथ अनैतिक व्यवहार, गुंडागर्दी करने वाला राम सिंह अलामी, संपत डोरगा को मार भगाओ। मैं आपको पूरे सामान दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर आपको थर्मस की बाटलें दिख रही हैं, तो आप समझ जाइए कि बड़े स्तर के नक्सली थे। SZC मेंबर थे। यहाँ पर नीति थी, यहाँ पर कमलेश थे, यहाँ पर सलाम थे। लगभग जो दंतेवाड़ा पुलिस ने उनका इनाम जो बताया वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम बताया। नक्सलियों का ये वायर के साथ उनकी जो लोग अपने PLJ में जो पढ़ते हैं वो लोग, जनताना सरकार, नक्सलवाद की जो लेनिन की भाषा है वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। लगातार इस इलाके में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको मैं बता दूं कि यही वो इलाका है। इसी इलाके पर, इसी अबूझमाड़ के जंगल में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था जवानों ने। जवानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसी कामयाबी की ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करने के लिए मैं पंकज सिंह भदौरिया अपने साथी रिकेश्वर राणा के साथ यहाँ पर पहुँचा था। लगातार आज सवेरे से हम इस रिपोर्ट को बना रहे थे ताकि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा
हमला नक्सलियों पर हुआ, जवानों की जो सबसे बड़ी जीत है, इसे आप एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं। इसे आप इसलिए एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पर नक्सलियों का मरना जवानों के उस मनोबल को बूस्ट करेगा और यहाँ तक कि जिस इलाके में नक्सलियों की पकड़ है उस इलाके पर भी लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि क्या अब नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, या इसे ये मान सकते हैं कि ये जो चोट है नक्सलवाद के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पर हुई है, क्योंकि इस तरीके से अब तक कोई भी हमला देखने को नहीं मिला है। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, रिकेश्वर राणा के साथ। दंतेवाड़ा और नारायणपुर की पुलिस ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया था, उसी की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए एनडीटीवी की टीम निकली हुई है। दरअसल इस समय हम अबूझमाड़ के बेहदी हार्डकोर नक्सली इलाके पर मौजूद हैं। ये अबूझमाड़ का गवाड़ी और नंदुड़ के बीच का इलाका है जहाँ पर कल मुठभेड़ हुई थी। हम मुठभेड़ स्थल पर पहुँचते पहुँचते हम उस स्थान पर पहुँच गए कि जहाँ पर एक जवान जब घायल हुआ था तो उसे इसी मैदान पर उतारा गया था। एक बार इस मैदान की तस्वीर दिखाना और ये दिखाना कि ये जो आपको दिख रही है ये कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके ये संकेत दिया गया था धुआं उड़ा करके कि हेलीकॉप्टर को इसी मैदान में उतारना है। मैं बता दूं कि ये वो मैदान है जिस मैदान पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। यहीं से घायल जवान का रेस्क्यू किया गया। जवान की हालत अभी खतरे से बाहर है। ठीक इस पहाड़ के पीछे वो सारी मुठभेड़ हुई जहां पर नक्सलियों की प्लाटून नंबर 6 और उनकी 16 नंबर की कंपनी को जवानों ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के इनामी नक्सलियों को मार गिराने में दंतेवाड़ा पुलिस और नारायणपुर की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। ग्राउंड जीरो के लिए पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर थुलथुली के जंगल में हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। जिस पहाड़ पर नक्सली कैंप किए हुए थे उसी जगह एनडीटीवी की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो से देखिए एनडीटीवी संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम गवाड़ी के उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर कल बहुत ही बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, जिसमें दंतेवाड़ा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। देख सकते हैं कि ये वही ग्राउंड है। एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि इस तरफ घुमाइए। नक्सलियों का ही ठिकाना है ये। नक्सली इसी जगह में कैंपिंग की हुई होती, यही वो पहाड़ है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ दिखाइए। ये आपको दिख रहा होगा कि एक पहाड़ के पीछे का निचला हिस्सा है जहाँ पर नक्सली एकदम महफूज ठिकाने पर बैठे हुए थे। देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतना ये डेंसिटी जंगल का इलाका है कि यहाँ पर किसी का पहुँच पाना बेहद ही मुश्किल है। हम भी लगभग 7 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें से हमने कई किलोमीटर तो मोटरसाइकिल से तय किया और लगभग हम 10-15 किलोमीटर तो चल चुके होंगे पैदल। 3 किलोमीटर तो पहाड़ हमने चढ़ा। आप देखिए कि यहीं पर हमें वहाँ सामने पैकेट के निशान दिखाई दे रहे थे। माओवादियों का कुछ सामान दिखाई दिया, जिसमें उनकी चप्पल दिखाई दी, कुछ और भी उनके दैनिक उपयोग के सामान दिखाई दिए और बहुत सारे पैकेट्स दिखाई दिए। हम इस इलाके में चारों ओर मुठभेड़ हुई है। बताया गया था कि जवानों ने चारों तरफ से इस इलाके को कार्डन किया था। उसके बाद एक साथ हमला बोला, यानी कि सोच सकते हैं कि जवानों का जो सूचना तंत्र था इतना मजबूत था कि माओवादियों की टीम को ये भनक नहीं लगी कि इस इलाके पर जवान कहीं से आ भी सकते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल तैयार भी नहीं थे। और जब माओवादियों के पास जवान पहुंच गए, माओवादियों ने हमला करने का कोशिश किया। जवाबी हमले में जब जवान ने फायरिंग खोली तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा छतरी का निशान। कई स्पॉट पर कई निशान हैं। वहाँ सामने आपको दिखाई दे रही होगी बोतल, आप देखिए वो सामने बोतल दिखाई दे रही है। और उस तरफ आपको दिखाते हैं हम आगे चल करके कि पूरा उनके सामान से पूरा इलाका भरा हुआ है, जगह जगह उनका सामान है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हम और भी आगे आपको कई चीज़ों से रूबरू कराएंगे।
राजधानी भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ड्रग्स की फैक्ट्री में अभी भी कार्रवाई जारी है। एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री में अभी भी एनसीबी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। वहीं 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स की बरामदगी के बाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में एमपी आईटीसी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रग फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद लगातार 2 दिन से एनसीबी और एटीएस की टीम यहां कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम बगरोदा फैक्ट्री के पास ही मौजूद हैं। फैक्ट्री के भीतर की तस्वीर दिखाएंगे मेरे सहयोगी राजू। यहां अभी भी एनसीबी की जो वो कार्रवाई कर सर्च कर रही हैं। फैक्ट्री के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बॉटल्स दिखाई देंगी जो फिलहाल खाली हैं। संभवतः इन्हीं बॉटल में जो एमडी है उसका जो केमिकल है यानी कि कच्चा रसायन है उसे भरा जाता होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। इन बोतल के अलावा आपको कैन भी दिखाई देंगे जो स्टील के कैन हैं और बड़े बड़े ड्रम दिखाई देंगे जिन्हें खाली किया गया है। कुछ जो तरल पदार्थ है वो यहाँ पर आपको गिरा हुआ नज़र आएगा। ये टीन शेड का बना हुआ जो क्षेत्र है ये फैक्ट्री है जिसे किराए पर लिया गया था और यहीं से मादक पदार्थ एमडी बनाया जाता था। दरअसल 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पूछताछ के बाद एक और जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है उसे मंदसौर से गिरफ्तार किया गया है। इस कंपनी में उस आरोपी के पैसे लगे होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी जो राशि है उसका निवेश उस आरोपी व्यक्ति ने भी किया है। अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने की है और अभी पूछताछ की जा रही है। इस फैक्ट्री को देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यहाँ पर ड्रग्स बनाया जाता होगा। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी तक नहीं थी। लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस टीम को भी भनक तक नहीं लगी। अभी भी एनसीबी के अफसर अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। जो केमिकल्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और सर्चिंग भी की जा रही है। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल के नजदीक पटाखा कारखाने पर पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने मौके से 25,000 बम और 60 किलो बारूद पकड़ा है। यहां अवैध तरीके से भारी मात्रा में पटाखा बनाने का काम चल रहा था। मौके से कुल 25,000 सुतली बम और 60 किलोग्राम बारूद बरामद हुए। फैक्ट्री में बिहार और उज्जैन के 11 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें 2 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो बिना सुरक्षा किट अपने हाथों में ही बारूद का मसाला तैयार कर रहे थे। फैक्ट्री में संचालन से जुड़े कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए। पुलिस ने मौके से ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये सारी सामग्री वहाँ पर बरामद हुई है और वहाँ पर बाहर से दूसरे स्टेट से भी काम करने के लिए लोग बाग आए हुए थे और जो पूरा निर्माण चल रहा था उसमें हमारे भी राज्य के अन्य जिलों के लोग जो है वहाँ पर आकर मजदूरी का काम कर रहे थे और ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भारी मात्रा में जो है ये इस प्रकार के बम बनाकर अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसी बात सामने आई है कि गुजरात एवं राजस्थान को भी जो है कि यहाँ से पूरी बमों की सप्लाई होती थी। सर, सुरक्षा के क्या मानक जो होते हैं वहाँ कितने पाए गए? सुरक्षा के मानक के नाम पर मात्र इन्होंने पानी की टंकियां बनाकर रखी उनकी और जो उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी वहाँ पर मिले हैं वो सही अवस्था में नहीं थे और अन्य विभागों को भी वहाँ पर ले जाकर उसका परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सर, कितने लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और किन धाराओं के तहत? देखिए, अभी जो लाइसेंस दारान हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और ऐसा बताया गया है कि वे नीमच में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और यह भी एक गंभीर अनियमितता है। उनके परिवारजन यहाँ पर उसको ऑपरेट कर रहे थे। अभी प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर इनके रिश्तेदार मिले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत और विवेचना जारी है। बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत पथरी कला के 35 किसान आज भी अपनी जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। 35 साल पहले किसानों ने अपनी 7 एकड़ जमीन नहर निकालने के लिए दी, जिसके एवज में किसानों को मुआवजा मिलना था। विभाग की तरफ से राज्य सरकार को लिखा भी गया, लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसान आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि न तो उन्हें मुआवजा मिला और न ही पानी मिल रहा है, क्योंकि इंजीनियर्स ने नहर को गलत बना दिया, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जल संसाधन विभाग ने किसानों के साथ पानी को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। इसे लेकर विभाग किसानों से कॉन्ट्रैक्ट के बीच
1000 रुपए भी वसूल कर चुका है। इस प्रकरण में जब मैंने जांच की तो इसमें बहुत सारे किसान जो है जिनकी भूमि अधिकृत हुई थी उनको मुआवजा मिल चुका है। कुछ अभी लोग मेरे पास आए थे तो उसको हम जांच करवाएंगे और यदि उनकी पात्रता होगी उनको भी मुआवजा मिलेगा। आपकी जमीन निकल गई उसमें? हाँ, निकल गया। कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, पानी आएगा तो फायदा होगा सर। अरे नहर का पानी मिलते नहीं है और हमला मुआवजा मिले नहीं 8 तारीख से, तो फायदा का क्या स्थिति, क्या फायदा हो रहा है किसानों को? ऊपर पानी जाता है नहीं जाता? अब पानी तो जाए नहीं सर, वो पानी जाए अलग बात है, लेकिन ये नाली जिससे बने हैं तकर हिसाब से बहुत पुराना नाली है। हमारे बहुत छोटे छोटे रहे हमारे बाबा मन के जमाना की नाली है रे। अब वो हमारे बाबा हमारे दादा मन के जमाना खत्म हो गया, अब हमारे नाती मन के समय आ गए, फिर भी ये है नाली का मुआवजा आज भी नहीं मिले है। और किसान मतलब फायदा कहाँ भाई, अब जमीन कट गए है, छोटे से किसान है, मान लो अगर जमीन छोटे से है, अब बाबा अभी बोली 25 डिसमिल मोर जमीन, वाकई में अगर 25 डिसमिल जमीन कट गए है, ये बेचारा किसानी भी निकले, 5 ठेला लगा के बैठे, कैसे करी? कितनी खेती निकल गई होगी आपकी? 20 डिसमिल निकला है। इस नहर नाली जो बना है इससे कुछ फायदा हुआ है जब निकला है तो आपको? तो फायदा तो नहीं बरोबर है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है और 2-3 साल हो गए लगातार कार्यालयों का चक्कर काटते हुए, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी 3 महीना पहले और गए थे जन दर्शन में, उसका जवाब आया है ये। अब इसके बाद 3 महीना तक कुछ काम हुआ ही नहीं। कितने कब से गुहार लगा रहे हो आप लोग आखिर? हम लोग तो बहुत दिन से गुहार लगा रहे हैं सर, लेकिन कोई सुनते नहीं है, कोई अधिकारी भी नहीं सुनते, वह गोल गोल घुमाता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। वहाँ जाओ साजा जाते हैं तो कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाते हैं तो ये विधायक में जाते हैं, सब नेतागिरी सब टोटल कर चुके हैं सर। अभी तक कहीं कुछ सफलता नहीं मिला है, अभी तक हम लोगों को बहुत परेशानी है। किसानों को ये बना था तो आशा थी फायदा होगा, क्या हुआ? फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा हो गया करके सब किसान अपने अपने जमीन को दिए हैं और देने के बाद ना किसान लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाली आधा अधूरा अच्छा बना लिया है और आधा बना भी नहीं है। अब वो गड्ढा हो गया है, किसान ना उसमें खेती भी कर नहीं पा रहा है और पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ये लगातार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें इस कार्यालय से उस कार्यालय और कागज से कागज दे रहे हैं। कब तक इन किसानों को मुआवजा मिल पाएगा ये अब समय ही बताएगा, लेकिन किसानों की पीड़ा वास्तविक है। यही सब बात देखने के लिए ग्राउंड जीरो में आए तो कई किसानों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। अंबिकापुर जिले से एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां जिले के घटोन पटकुरा गांव में सड़क नहीं होने के चलते ग्रामीणों का युवक के शव को बांस और रस्सी के सहारे कांधे पर लेकर जाते हुए वीडियो सामने आया है। कुछ दिनों पहले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को गांव पटकुरा तक लाया जा रहा था, लेकिन सड़क नहीं होने के चलते एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकी। शवों को कंधे में बांस के सहारे लेना, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और आगे प्रक्रिया क्या होगी? हमारे साथ खुद प्रबोध जी हैं। प्रबोध भैया, क्या देखते हैं इस मामले को? नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक चीज़ें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी की मृत्यु और उसके बाद जो तकलीफ़ें होती है परिवार को, वो तो शोक का विषय रहता है, लेकिन ऐसी जगहों पे जो जंगल पहाड़ का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और वहाँ तक कि आवागमन के लिए सड़कें नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में किसी बॉडी को या किसी बीमार को आप बांस के सहारे ढो के ले जाएं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और अब उसको दोषी और कारण हम क्या बोलें, लेकिन जनप्रतिनिधियों को और बाकियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में अटल जी ने, हमारी ही बीजेपी की सरकार ने उसको गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा जो पारा टोला बचे हुए हैं, ऐसे क्षेत्र बचे हैं, वहां तक सड़क नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना की अपनी योजना है, उसमें स्वीकृति मिलती है। प्रधानमंत्री जनमन में है, कोरबा बस्तियों तक की स्वीकृति मिलती है। तो ये प्रक्रिया और उपाय तो सब कुछ हैं, लेकिन पहल करने की ज़रूरत थी। मैंने प्रयास किया है उसके लिए, और बजट में सड़क को बटकुरा से लेके घटोन तक वो 5 किलोमीटर की सड़क का प्रावधान हो गया है, और उसके लिए बजटेड में राशि भी स्वीकृत होने की स्थिति में है। वो चूँकि वन मार्ग में है और वन मार्ग से फॉरेस्ट से उसका क्लियरेंस नहीं मिला है, एनओसी नहीं मिली है, इसलिए वो रुका हुआ है। एनओसी जैसे ही प्राप्त होगी, न केवल वो सड़क बल्कि और भी सड़कें हैं जंगल की जहां एनओसी नहीं मिली है, फॉरेस्ट से क्लियरेंस, तो मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसका क्लियरेंस मिले। आखिर जिम्मेदार कौन?
नहीं, जिम्मेदार तो आज की सवाल पे तो मैं अपने आप पे जिम्मेदारी लेता हूँ, विधायक हूँ मैं वहाँ का। लेकिन पहले तो कांग्रेस का था वहाँ। नहीं, निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी उनकी भी थी, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, जनता इसी काम के लिए और सब उम्मीदों के साथ बनाता है, लेकिन नहीं बन पाया। 15 वर्षों तक कांग्रेस के लोग थे, उसके पहले भी और लोग रहे हैं वहाँ, लगातार सरकारें भी रही लेकिन नहीं बना, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा प्रयास है कि अगले बरसात के पहले ये पूरी सड़क ठीक हो जाए। और अभी तत्काल के लिए मैंने बात किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि उसको बरसात समाप्त हो गया है तो चलने योग्य, आने जाने योग्य उसको मरम्मत करके बना दें।